Good morning, all of you. How are you? Okay, so everybody is fine? Very good. So yesterday was the topic is the in history chapter number 10 changes in literature, art and architecture. Okay, कल हम लोगों ने रीड आउट किया था चेंजेस इन लिटरेचर सेक्शन में 19th सेंचुरी एंड अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी में किस किस तरह के चेंजमेंट हुए थे, राइटर्स ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया था और इंडिया की लिटरेचर जो है वो ओल्ड लिटरेचर से मॉडर्न लिटरेचर बन गई थी. ओके, सम ऑफ द राइटर्स राइट इन लिटरेचर सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, नॉवेल सेक्शंस and write in many sections, okay, and novels also, and some of the writer writes in a local language other as well as the other languages, just like the रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली एज वेल एज द इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट चूज इट. उन्होंने दोनों लैंग्वेज को चूज किया था और उस दोनों लैंग्वेज में उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स थी उनको रीड आउट लिखा था. और कल हम लोगों ने पढ़ा था आनंद मठ, उनकी एक फेमस थी नॉवेल जिससे उन्होंने क्या कलेक्ट किया गया है इज द सारे जहां से अच्छा. ओके, एंड सारे जहां से अच्छा कलेक्ट किया गया है और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है जिससे जनगणमन पब्लिश निकाला गया है, पार्ट है जिसका. ठीक है, दिस इज नेशनल, इट इज अ नेशनल एंथम. ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने कल के वीडियो में रीड आउट किया था कि लिटरेचर सेक्शन में 19th सेंचुरी और अर्लियर ऑफ द 20th सेंचुरीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ और इंडिया की हेरिटेज जो है वो बहुत और ब्रॉड हो गई. पहले के टाइम पे लोग जो है ऐसा बिलीव करते थे कि इंडियन कल्चर जो है वो बहुत पुअर है, बट लिटरेचर के सेक्शन में इंप्रूवमेंट के साथ लोगों को ये बिलीव हो गया, इंडियन लोगों को ये बिलीव हो गया कि इंडिया कल्चर जो है वो बहुत वाइड है. वाइड मीन्स बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा फैली हुई है, बस लोगों को उसके में इम्प्रूवमेंट की नीड है. ओके, सो टुडे इज द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन आर्ट, बिकॉज द लेसन नेम इज अ चैप्टर नेम इज अ चेंजेस इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो लिटरेचर सेक्शन इज कंप्लीटेड. सो नाउ जस्ट वी स्टार्टेड अ आर्ट सेक्शन. द फर्स्ट इज अ hold the pencil and underline the difficult words and the important lines. And changes in art section में क्या क्या चेंजमेंट हुए, just read it. Various form of art including painting, theatre, music, dance underwent some noticeable changes during the modern period. मॉडर्न पीरियड में पेंटिंग, आर्ट से रिलेटेड, आर्ट्स में क्या क्या चीज इंक्लूड हो गई, पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक एंड डांस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, कैसे वो नोटिस की गई, लोगों के लिए नोटिसेबल हो गई, ये सारी चीजें रीड आउट करेंगे. मॉडर्न पीरियड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज अ पेंटिंग. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश के अराइवल के पहले इंडिया हैड अ रिच हेरिटेज ऑफ डिफरेंट पेंटिंग ट्रेडिशन. इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ट्रेडिशंस थी पेंटिंग्स बनाने की. दीज पेंटिंग ट्रेडिशन वर लेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन थीम्स एंड टेक्निक्स. लेकिन जब यूरोपियंस इंडिया में एंट्री हुई तो यूरोपियन की जो थीम्स थी पेंटिंग्स करने की, उनकी जो टेक्निक थी, उससे इंडिया की सारी चीजों की जो पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ, बहुत इफेक्टेड हुआ. And throughout the 19th century, the royal court served as important center of the art. थोड़े दिनों बाद 19th century का जब टाइम आया तो रॉयल कोर्ट में सेंटर ऑफ द आर्ट का एक सेंटर बन गया. क्योंकि जो रॉयल लोग होते हैं, रॉयल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो आर्ट लवर होते हैं. वो क्या होते हैं, आर्ट लवर. वो एक आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में जरूर रखते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है कि उनके पैलेस को, उनके फोर्ट को, उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब बहुत आर्टिस्ट जो है बहुत अच्छी बखूबी, बहुत अच्छी टेक्निक से उसको बनाए. तो इसलिए 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो रॉयल कोर्ट इज द सेंटर ऑफ द पेंटिंग. एंड यूरोपियन पेंटर्स वर हायर्ड बाय सम इंडियन प्रिंसेस. कुछ इंडियन प्रिंसेस ने यूरोपियन पेंटर्स को भी हायर कर रखा था अपने कोर्ट के लिए. फॉर इंस्टेंस टिटली केटल, अ ब्रिटिश पेंटर, वॉज हायर्ड बाय द नवाब ऑफ अवध. अवध के जो नवाब थे उन्होंने टिली केटल को, एक ब्रिटिश पेंटर था, उसको हायर कर रखा था. एंड सम यूरोपियन पेंटर्स वर हायर्ड बाय राजा राजेंद्र मलिक ऑफ बंगाल टू प्रोड्यूस द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फैमिली मेंबर. और कुछ यूरोपियन पेंटर्स को भी हायर कर रखा था
राजा राजेंद्र मलिक ने, किस लिए? अपनी फैमिली मेंबर्स की पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। एंड द स्टाइल एंड टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में यूरोपियन आर्टिस्ट की टेक्निक को, उनकी स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी नेम एंड फेम के साथ में। एंड इंडियन आर्टिस्ट स्टार्टेड यूजिंग ऑयल पेंट्स, वाटर कलर एंड कैनवास एंड मैनी ऑफ देम adopted वेस्टर्न टेक्निक्स एज वेल एज। इंडियन पेंटर्स ने भी वेस्टर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया और अपनी पेंटिंग जो है वो शुरू की ऑयल पेंट से, वाटर कलर से एंड कैनवास पे सारी चीजों को बनाना शुरू किया। एंड मैनी अदर थिंग्स इंडियन पेंटर्स हैज अडॉप्टेड इन वेस्टर्न कल्चर। एंड इंडियन मैथोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड थिंग्स रिलेटेड टू everyday life became their main themes, and many of the Indian artists were the produced of the art schools set up in Calcutta, Bombay and Madras in several other parts of the India। और यूरोपियन पेंटर्स ने को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन पेंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जगह जगह आर्ट स्कूल्स को ओपन किया गया। और आर्ट स्कूल्स आर ओपन इन कैलकाटा, जिसको नाउ अडेज वी नो एज कोलकाता, and Bombay is Mumbai, and Madras is nowadays is Chennai। So underline these lines, art schools sets in Kolkata, Bombay and Madras and several other parts of the India। Okay? और भी बहुत सारे इंडिया के अदर पार्ट्स में आर्ट स्कूल ओपन किए गए। जो आर्ट लवर थे, जो आर्ट को सीखना चाहते थे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको अच्छी टेक्निक्स और स्टाइल के बारे में नॉलेज देने के लिए आर्ट स्कूल जगह जगह ओपन किए गए अच्छी अच्छी सिटीज में। और लोगों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया और पेंटिंग के फील्ड में भी बहुत सारा नेम एंड फेम को अर्न किया। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज अ कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट। आर्ट के जो स्कूल्स थे वो कंपनी मीन्स अ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्ट स्कूल्स ओपन किए गए थे उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी officials often hired the Indian artists and made them paint picture depicting Indian people, scenes and monuments। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो लोग इंडियन आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते थे। उनको लगता था कि उनसे रिलेटेड जो इंडियन आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छी सीन्स को क्रिएट कर सकता है, पेंटिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स बना सकता है। जो ब्रिटिश आर्टिस्ट होगा उसको इंडिया के हेरिटेज के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ देख के किसी भी पेंटिंग को बना सकता है। बट इंडियन आर्टिस्ट जो है वो शुरुआत से उसकी अर्थ जो है मदर लैंड है इंडिया, इससे रिलेटेड वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स को, बहुत अच्छे मोन्यूमेंट्स को जो है वो बना सकता है। इसलिए जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे, ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, लाइक्स द इंडियन पेंटर। Since the technique of the photography had not been developed, these paintings virtually served as the photographs, and whenever the company's officials wrote home, they sent these paintings there. The style of painting that was developed by Indian artists under the protocol of British officials came to be known as the Company School of Art or simply Company Art। कंपनी आर्ट और कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने पेंटिंग्स को डेवलप करने के लिए, पेंटिंग्स की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टाइल्स इंडियन को सिखाने के लिए एक स्कूल ओपन किया था और उस स्कूल का नाम था कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, और अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी आर्ट। ओके, एंड ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, ये यूरोपियन लोग थे, वो इंडियन आर्टिस्ट को इतना पसंद करते थे कि वो हमेशा इंडियन आर्टिस्ट से ही पेंटिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की पेंटिंग बनवाते थे और वो अपने फैमिली में भी उसको सेंड करते थे और उनकी अप्रिशिएशन करते थे। सो द सेवक राम वॉज द फेमस पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग ट्रेडिशन। अंडरलाइन दिस लाइन, सेवक राम वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ द पेंटिंग ट्रेडिशन। इस पेंटिंग ट्रेडिशन का जो अच्छा फेमस पेंटर थे उनका नाम था सेवक राम। ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज अ बंगाल आर्ट ऑफ इज अ स्कूल। इसके पहले जो हम लोगों ने रीड आउट किया था हेडिंग वो थी कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट। कंपनीज ने, कंपनी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी ने इस आर्ट को
इंप्रूव करने के लिए किस किस तरह के स्कूल्स ओपन किए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल के लोगों ने क्या क्या स्कूल को आर्ट की इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह के स्कूल्स ओपन किए थे, जस्ट रीड आउट। अनदर पेंटिंग ट्रेडिशन कॉल्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अर्ली में जो एक और ट्रेडिशन चल रहा था पेंटिंग्स का, दिस ट्रेडिशन आर कॉल्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। दिस ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है इस पेंटिंग ट्रेडिशन की स्टार्टिंग की थी, एंड हैवेल्स एंड द कोमोरास्वामी ने भी इसमें उनका कंट्रीब्यूशन किया था। तो अंडरलाइन दीज लाइन्स, दीज इनके 3 नेम्स को अंडरलाइन कर लो। इट वॉज द इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फोक आर्ट एंड द मुगल राजस्थानी मिनिएचर्स and the Ajanta cave painting and also be the Western and the Japanese painting। ये सारी जो लोग थे, इन्होंने जो बंगाल आर्ट ऑफ द स्कूल को बनाया था, वो लोग किससे इन्फ्लुएंस्ड है, इंडियन फोक से। इंडियन फोक जो स्टाइल होती है, आर्ट होती है, इंडिया की जो डांसिंग स्टाइल होती है, जो पेंटिंग स्टाइल होती है, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। मुगल और राजस्थानी मिनिएचर, मुगल टाइम पे जो बहुत अच्छे जो है मिनिएचर्स हुआ करते थे, इतनी अच्छी पेंटिंग्स हुआ करती थी, वॉल पेंटिंग्स होती थी, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। राजस्थानी पेंटिंग्स से बहुत इंस्पायर्ड थे, और अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स की गई हैं उनसे भी बहुत इंस्पायर्ड थे, और इसलिए उन्होंने वेस्टर्न और जापानीज पेंटिंग्स का एक मिक्सअप किया और उसका नाम कर दिया क्या, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, तो इन द 19th सेंचुरी, earlier of the 20th century, India produced the several great artists। 19th सेंचुरी में और अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी में इंडिया को बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिल चुके थे। रविंद्र टैगोर वॉज वन एमंग देम। रविंद्र टैगोर भी उसमें बहुत फेमस नंबर 1 पे आते थे, फेमस राइटर आर्टिस्ट थे। एंड ही सेट एज द कला भवन एट शांति निकेतन, बिकॉज जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ही इज द आर्ट लवर, वो आर्ट लवर थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन, क्योंकि शांति निकेतन को भी उन्होंने ही डेवलप किया है, तो शांति निकेतन में भी उन्होंने एक कला भवन बनवा रखा था, स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल, आर्ट लवर्स के इसलिए एक स्कूल ओपन किया था, एंड द स्कूल नेम इज अ कला भवन। ओके, सो Nandalal Bose was the another great artist who painted the scenes from the Indian mythology and the everyday life of the traditional artist and the craft people। और नंदालाल बोस भी एक फेमस राइटर थे जो कि मोस्टली पेंटिंग करते थे किस पे, इंडियन माइथोलॉजी पे। माइथोलॉजी मतलब जो हमारे इंडिया की जितनी भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, मैथोलॉजी मीन्स उससे रिलेटेड पेंटिंग करते थे। और ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्ट का जो ट्रेडिशनल चलता है उससे रिलेटेड जो है वो चीजों को पेंटिंग करते थे। एंड क्राफ्ट पीपल, लोग जो क्राफ्ट बनाते हैं चीजों को, उनसे रिलेटेड चीजों की भी वो पेंटिंग्स करने के लिए फेमस थे। एंड द अमृता शेरगिल वॉज द नोटेड वुमेन आर्टिस्ट हु पेंटेड द पिक्चर्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द एवरेज पीपल। और अमृता शेरगिल एक पेंटर थी, वुमेन पेंटर थी, जो हमेशा मोस्टली पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। किस लिए, कि वो एवरेज पीपल की लाइफ स्टाइल को हमेशा अपनी पेंटिंग्स में शो ऑफ करती थी। एंड शी हैड नॉलेज ऑफ मॉडर्न यूरोपियन आर्ट एंड मोड्स ऑफ द एक्सप्रेशन। उनको यूरोपियन आर्ट्स, मॉडर्न यूरोपियन आर्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज था, और मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, और अपनी पेंटिंग्स में किस तरह के एक्सप्रेशंस को शो करना है एक एवरेज पीपल की लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए, शी नोज वेरी वेल। एंड Jamini Roy and other celebrated artists mainly the depicted folk tradition in his painting। और जिमिनी रॉय और इस तरह के बहुत सारे जो है पेंटर्स थे जो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने इंडियन मैथोलॉजी को, इंडियन आर्टिस्ट को, इंडिया की आर्टिस्ट को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया और अप्रिशिएट होने पे मजबूर किया लोगों की। इन द साउथ इंडिया, अब अगर साउथ इंडिया की बात करें तो 2 डिफरेंट पेंटिंग ट्रेडिशन कॉल्ड द मैसूर आर्ट ऑफ स्कूल एंड द तंजावर स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में 2 स्कूल फेमस थे, एक थे मैसूर स्कूल ऑफ आर्ट एंड द तंजावर स्कूल ऑफ आर्ट। अंडरलाइन दीज लाइन। इन साउथ इंडिया 2 मेन डिफरेंट पेंटिंग्स एंड ट्रेडिशन कॉल्ड द मैसूर आर्ट ऑफ स्कूल एंड द तंजावर स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, ऑलवेज बी रिमेंबर
ये सारे जितनी अंडरलाइन थिंग्स हैं, these are the included in a very short question and short question also. Okay, लास्ट टाइम एग्जाम में यही हुआ था, आपसे पेपर से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड बीच बीच में आपको मिडल टॉपिक्स पूछे गए थे, बट यू डोंट नो. ओके, सो फर्स्ट रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स. And these two painting traditions focused mainly on the Hindu religious theme. ये दोनों पेंटिंग्स जो थी वो हिंदू रिलीजन्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड करती थी. एंड द रॉयल पोर्ट्रेट एंड द कोर्ट सीन वर ऑल्सो यूज्ड एज अ थीम. इनकी थीम में मोस्टली रॉयल कोर्ट्स के बारे में, रॉयल पोर्ट्रेट के बारे में, रॉयल मीन्स बिलोंग्स टू द किंग्स फैमिली से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्रेट्स थी वो बनाते थे. एंड कोर्ट सीन के बारे में भी बहुत ज्यादा इंक्लूड करते थे अपनी पेंटिंग्स में. एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ साउथ इंडिया वॉज राजा Ravi Verma is the famous poet of South India. Underline this line. One of the most famous painter of South India was Raja Ravi Verma. He produced the several realistic painting features Hindu gods, goddess and mythological stories. Mostly वो अपनी पेंटिंग्स में क्या करते थे, रियलिस्टिक पेंटिंग करते थे. रियलिस्टिक पेंटिंग मीन्स पता है क्या होता है? रियलिस्टिक पेंटिंग इज अ पेंटिंग इट शोज इट्स रियल. ऐसा हमको लगता है कि ये चीज बिल्कुल रियल है, लगता ही नहीं कि वो पेंटिंग है. तो दिस पेंटिंग इज कॉल्ड अ रियलिस्टिक पेंटिंग. एंड मोस्टली वो यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स में, जिनको यूज करते थे हिंदू गॉड एंड गॉडेस को. एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जितनी भगवान से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं उनका भी इंक्लूजन वो अपनी पेंटिंग्स में करते थे. एंड नेक्स्ट इज अ थिएटर. And drama had been a popular form of the expression of the medium of entertainment in India since ancient period. Western theatre was brought to India by the British mainly to entertain the companies, officials and the soldiers. Mostly drama का theatre का हम लोग use कब करते थे? जब वेस्टर्न थिएटर का हम लोग कब यूज करते थे? क्योंकि वेस्टर्न थिएटर का हम लोग मोस्टली यूज करते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो आते थे, उनके सोल्जर्स होते थे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था? थिएटर वर्क होता था. लोग जो है बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे, अलग अलग प्ले रोल करते थे और एक ड्रामा होता था. उस ड्रामा से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और या ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो एंटरटेन होते थे. अ लार्ज ऑडिटोरियम नोन एज द म्यूजियम theatre was built in a government museum campus in the Madras Presidency. मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नमेंट म्यूजियम कैंपस बनाया गया था और वो ऑडिटोरियम जो था वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए ही बनाया गया था, इसलिए उसका नाम था म्यूजियम थिएटर. एंड द ऑडिटोरियम सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्लेज. उस थिएटर में, उस ऑडिटोरियम में मोस्टली जो है जितना भी प्लेस होते थे वो सब इंग्लिश प्लेस होते थे. उस पे ही लोग एक्ट करते थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स उससे एंटरटेन होते थे. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न थिएटर इन इंडिया हेल्प द इंडियन थिएटर टू अडॉप्ट द सेवरल ऑफ इट्स टेक्निक्स सच एज द चेंजेबल सीनरी. जब वेस्टर्न थिएटर इंडिया में एंटर्ड हुआ तो इंडियन थिएटर के आर्टिस्ट ने या इंडियन थिएटर से रिलेटेड लोगों ने वेस्टर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट किया. वेस्टर्न टेक्निक में क्या था ये बताया गया ना, चेंजेबल सीनरी. वेस्टर्न टेक्निक में क्या होता था, जैसे सपोज आपने देखा होगा कि ड्रामा, व्हाट इज द ड्रामा, पता है ना आपको? ड्रामा इज द प्ले. एक प्ले होता है, ठीक है, कि एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, उसमें अलग अलग प्लेस पे लोग जो है, आर्टिस्ट जो है अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं. कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है. तो इस तरीके से ऐसे प्लेस जो होते थे उसमें क्या होता था कि एक बैकग्राउंड पीछे जैसे लगा है. सपोज हमें सीनरी को शो करना है, ठीक है, तो सीनरी में एक सीनरी लगा दी गई. अब दूसरी अगर हमें सीनरी लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे उसमें? या फिर हम प्ले को स्टॉप करेंगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करेंगे. बट जब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आई हमारे यहाँ, वेस्टर्न जो है लोग आए, यूरोपियन एंट्रीज हुई, तो यूरोपियन ड्रामा और थिएटर में क्या था, चेंजेबल था सीनरी. वो लोग क्या करते थे, वो मूड्स के बारे अकॉर्डिंग, यानी रोल के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे वो जैसा सीन चल रहा था उसकी सीन को वैसे ही कन्वर्ट करते. अगर रेनी सीजन है तो पीछे का बैकग्राउंड रेनी हो जाता था, अगर जो है विंटर सीजन है तो पीछे का बैकग्राउंड रेनी हो जाता था, अगर माउंटेन्स को शो करना है तो पीछे के सीनरीज को माउंटेन्स के में अडॉप्ट कर देते थे. तो इस तरीके से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्टिस्ट ने अडॉप्ट किया और सबसे अच्छी उनकी टेक्निक क्या थी, चेंजेबल सीनरी.
चेंजेबल सीनरी यानी पीछे के सीन्स को रोल के अकॉर्डिंग वो लोग चेंज आउट कर देते थे. दिस इज अ वेरी फेमस चेंजेबल मूवमेंट. And over the years, theatre emerged as the effective medium of the addressing political as well as the social issues. थोड़े दिनों बाद जो है जितने भी थिएटर थे वो किसको एड्रेसिंग करने लगे, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो थिएटर प्लेज होते थे और लोग उसमें एंटरटेन होते थे. लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती थी पॉलिटिक्स के बारे में और सोशल इश्यूज, सोशल में अपनी सोसाइटी में किस तरह की इविल्स चल रही है, किस तरह की गुडनेस चल रही है, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. तो लोग क्या करते थे, थिएटर के मीडियम से, अकॉर्डिंग टू व्हाट थिएटर वी जस्ट एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड द सर्विस ऑफ द वर्क. ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल लोग भी जो थे, अलग अलग पार्टीज किस तरह का उन्होंने क्या क्या जो कंट्रीब्यूशन किया अपने इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी चीजें वो लोग किससे करते थे, थिएटर से. आज भी आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे अगर पढ़ने के लिए, जैसे AU हो गया या DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर एक सेक्शन होता है जिसमें आप थिएटर डिपार्टमेंट का, जिसमें आप लोग चाहे तो आजकल बहुत स्कोप है इस चीज से रिलेटेड, बहुत से लोग इसमें करियर भी बनाते हैं, इतनी सारी मूवीज वगैरह बनती है. दिस इज द थिएटर. ये भी एक थिएटर है, बस थिएटर का एक फॉर्म जो है वो थोड़ा मॉडर्न हो गया है. तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 19th सेंचुरी एंड अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. तो उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई और थिएटर फील्ड में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ अब आपके सामने है सारी चीजें और आगे चल के इन फ्यूचर हो सकता है इससे भी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए. तो आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप इट करते हैं और स्टॉप करने के साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा और अगर कुछ चीजें नहीं क्लियर हो पाई हैं तो यू जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग थिएटर के बारे में और डिटेलिंग से कल पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.